नमस्कार, मैप इन न्यूज कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय और आप क्या चैनल देख रहे हैं? स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल देख रहे हैं। पिछले एपिसोड को आपने अगर देखा होगा तो मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था आप लोग को और आप में से ज्यादातर लोगों ने उसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया है। कुछ लोगों के जवाब हालांकि गलत भी हैं। आइए देख लेते हैं कौन सा सवाल था। सवाल ये था कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जलाशय और नदी मुल्ला पेरियार, पेरियार, इंदिरा सागर, तवा, अलमाटी, कावेरी, मेट्टूर, कृष्णा उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित नहीं हैं? और इसी वजह से आपके सवाल गलत हुए हैं। सवाल में लिखा हुआ है कितने युग्म सही सुमेलित नहीं हैं। बहुत सारे लोगों ने सही सुमेलित वाला बताया है। ये एग्जाम में नहीं करना है, हमेशा नहीं शब्द पर ध्यान देना है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आइए देख लेते हैं। मुल्ला पेरियार मैंने पिछले एपिसोड में बताया था पेरियार नदी पर है। इंदिरा सागर, अलमाटी और मेट्टूर, इसको देख लेते हैं। देखिए, मुल्ला पेरियार के बारे में मैंने आपको बताया था कि मुल्लायार रिवर, जो कि मुल्लायार नदी पेरियार की सहायक नदी है, और जब ये मिलते हैं तो इसके आगे मुल्ला पेरियार डैम बना हुआ है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि मुल्ला पेरियार डैम पेरियार पर बना हुआ है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में कर्नाटका में कृष्णा रिवर पर अलमाटी डैम है। कृष्णा रिवर पर कहां है अलमाटी डैम? कर्नाटका में। तो ये याद रखने वाली बात है। मेट्टूर मैंने आपको बताया था कि हेमवती, काबिनी और भाविनी, तीन मैंने बताया था लास्ट एपिसोड में कि कावेरी की सहायक नदियां हैं और इसी कावेरी पर ही बना हुआ है मेट्टूर डैम। तो ये भी याद रखने की चीज है। अब आज ये इंदिरा सागर देख लेते हैं और साथ में बाकी कुछ डैम देख लेंगे। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इंदिरा सागर डैम है MP में और ये है नर्मदा पर। ठीक भाई, मुल्ला पेरियार पेरियार पर बिल्कुल ठीक है। इंदिरा सागर तवा पर ना होकर किस पर है? नर्मदा पर है। अलमाटी डैम कावेरी पर ना होकर कृष्णा पे है। कहां है? कर्नाटका में। कर्नाटका में। और मेट्टूर डैम कृष्णा पर ना होकर कावेरी पर है। तो अलमाटी का हो गया कृष्णा और मेट्टूर का हो गया कावेरी। तो ये दोनों गलत हो गए। ठीक है, लेकिन सवाल क्योंकि पूछ रहा है कितने युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो हमें ये काउंट करना है कितने सही सुमेलित नहीं है। तो ये सही सुमेलित नहीं है, ये सही सुमेलित नहीं है और ये सही सुमेलित नहीं है। क्या आंसर होगा? केवल 3 इसका आंसर होगा। इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने केवल 1 लिख दिया था। केवल 3 इसका आंसर होगा। आइए एक चीज और देख लेते हैं। 10 डैम देख लेते हैं, क्योंकि डैम पर सवाल पूछ चुका है UPSC। तो इस पूरे मैप पर देखते हैं कौन सा डैम कहां पर है और किस नदी पर है। नाथपा झकरी डैम हिमाचल प्रदेश में है, सतलज पर। ठीक है, सतलज पर ही भाखरा नंगल डैम है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। टेहरी डैम उत्तराखंड में है, भागीरथी पर। भागीरथी नदी पर है। कहां पर है? उत्तराखंड में। इंदिरा सागर और सरदार सरोवर डैम नर्मदा पर है। इंदिरा सागर डैम MP में है और सरदार सरोवर डैम गुजरात में। दोनों नर्मदा नदी पर है। हीराकुंड डैम है महानदी पर। कहां पर? ओडिशा में। ओडिशा में। नागार्जुन सागर डैम और श्रीशैलम डैम, ये दोनों कृष्णा नदी पर है और कृष्णा नदी पर एक आप देख चुके हैं अभी। तो कृष्णा नदी पर कौन सा ये डैम हो गया? नागार्जुन सागर और श्रीशैलम दोनों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के को साझा करते हैं, बॉर्डर पर है। कोयना डैम है महाराष्ट्र में, कोयना नदी पर है। कोयना रिवर कहां है? महाराष्ट्र। और इडुक्की डैम कहां है? मैंने कल वाले एपिसोड में, पिछले वाले एपिसोड में बताया था कि इडुक्की कहां है। इडुक्की डैम, इडुक्की डैम पेरियार पर ही बना हुआ है और पेरियार पर बना हुआ ये डैम केरल में। तो इसको अगर आप याद कर लेंगे तो 10 डैम हो जाएगा। आने वाले समय में हो सकता है मैं रिवर और डैम पर एक आपको एपिसोड दे दूंगा, 1-2, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़े। सूडान में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ से 77 लोगों की मौत हो गई, 14,500 के करीब घर तबाह हो गए। तो OCHA जो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस है कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के लिए, उसने बताया कि करीब 1.25 लाख से ज्यादा लोग इसमें प्रभावित हुए हैं। 2020 में सरकार ने वहां सूडान को एक प्राकृतिक आपदा क्षेत्र घोषित किया था और देश में
इमरजेंसी लागू कर दिया था 3 महीने के लिए। तो ये खबर है, इसलिए सूडान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सूडान के बारे में सबसे ज्यादा जानने की क्या जरूरत है? सबसे पहले तो क्या हम जानते हैं, बाउंड्रीज जानते हैं। बड़े मैप पर अफ्रीका के देखेंगे तो सूडान, जो पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था, सूडान ये रहा, ठीक है। अगर इसके बाउंड्रीज की बात करेंगे तो इस छोटे मैप में देख लीजिए बाउंड्रीज। सूडान के नॉर्थ में है इजिप्ट, फिर लीबिया है नॉर्थ वेस्ट में, चाड है इसके वेस्ट में, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, साउथ सूडान, इथोपिया, इरिट्रिया, और यहां लगा हुआ है ये रेड सी से, ठीक है। क्या क्या हुआ? इजिप्ट, लीबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन CAR, साउथ सूडान, इथोपिया और इरिट्रिया, और अगर वाटर बॉडी की बात करें रेड सी से ये लगा हुआ है, ठीक। अब दूसरी बात, सूडान तीसरे नंबर की कंट्री है, मतलब पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में तीसरा सबसे बड़ा देश है। उसके पहले क्या है? 1 नंबर पर अल्जीरिया है एरिया के हिसाब से, अल्जीरिया सबसे बड़ा कंट्री है। उसके बाद DRC का नंबर आता है 2 नंबर पर, फिर सूडान का नंबर आता है 4 नंबर पर, लीबिया है, ठीक है, और 5 पर है चाड। तो ये पांचों कंट्रीज जो हैं वो सबसे बड़ी कंट्रीज हैं, 5 क्रम में हैं, ठीक। चलिए अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। ये जो इलाका है सूडान का, ये बहुत चर्चा में रहता है, ठीक है। इस एरिया का नाम है दारफुर। दारफुर, यहां हिंसा भी हुई थी, और मैंने जब एपिसोड शुरू किए थे उसमें मैंने बताया भी था, ठीक है। वो एपिसोड इस चैनल पर नहीं है। अगर आप कहेंगे तो आने वाले कुछ जो एपिसोड्स हैं 2 या 3, वो स्टडी IQ IAS चैनल पर है, तो उसको इसी सीरीज में शामिल कर दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आप वो एपिसोड्स देखना चाहते हैं, एक जगह सारे का कंपाइलेशन चाहते हैं, तो मैं इसी प्लेलिस्ट में, मैप इन न्यूज़ वाले प्लेलिस्ट में संडे से उसको शुरू कर दूंगा। तो अगले 2-3 एपिसोड जो हैं वो आ जाएंगे उस तरीके से, और फिर आपका एक सीरीज तैयार हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप ऐसा चाहते हैं कि नहीं। उसमें ये सब विस्तार से मैंने बता रखा है, ठीक है। तो ये दारफुर इलाका हो गया। दारफुर बहुत ही चर्चा में रहने वाला इलाका है, इससे सवाल पूछ सकता है। ये है साउथ कॉर्डोफन। साउथ कॉर्डोफन, ये यहीं पर एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं अबेई। ये जो अबेई क्षेत्र है, ये पेट्रोलियम रिजर्व यहां बहुत ज्यादा है, और इसको लेकर, अबेई क्षेत्र को लेकर साउथ सूडान और सूडान के बीच में बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट होते रहता है। यहीं पर एक जगह है हेगलिग, जिसको इतिहास में इस पूरे डिस्प्यूट को हेगलिग क्राइसिस बोलते हैं। हेगलिग क्राइसिस, ठीक है, पेट्रोलियम रिजर्व वाला ये पूरा बेल्ट है। खार्तूम का महत्व आप जानते हैं। खार्तूम का महत्व जानने के लिए उस वाले मैप पे चलते हैं। पिछली बार मैंने बताया भी था कि इथोपिया में एक लेक टाना है जिससे ब्लू नील निकलती है, और ब्लू नील निकलकर खार्तूम से होते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन खार्तूम में लेक विक्टोरिया से निकलने वाला व्हाइट नील जो है वो आके मिलती है, और ये दोनों व्हाइट नील और ब्लू नील मिलकर क्या बन जाते हैं? नील बन जाते हैं, ठीक है। और फिर ये भूमध्य सागर में नील का माउथ हो जाता है, भूमध्य सागर में ड्रेन हो जाती है। तो यहां पर एक आध और इंपॉर्टेंट बातें आपको जो समझनी पड़ेंगी वो ये कि इथोपिया ने यहां पर एक डैम का कार्यक्रम चला रखा है जिसको बोलते हैं GERD। GERD क्या है? ग्रेट इथोपियन रेनेसा डैम। इस पर काम चल रहा है, और काम चल रहा है 2011 से ही। पहले इसको बोलते थे मिलेनियम डैम, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, GERD यानी ग्रेट इथोपियन रेनेसा डैम हो गया। और ये डैम बिल्कुल सूडान के बॉर्डर वाले इलाके में बना रहा है। इसमें जो मेन कन्फ्लिक्ट चल रहा है इस डैम को लेकर, वो इजिप्ट और इथोपिया के बीच चल रहा है, और बीच में सूडान भी है। तो सूडान और इथोपिया इस पर कह रहे हैं कि भाई ये डैम अगर आप बना लेंगे
और ब्लू नील पर बन रहा है ये बेसिकली। तो ब्लू नील के पानी को अगर आप यहाँ होल्ड करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पानी का संकट हो जाएगा, और आपको पता है ये पूरा इलाका जो है सेमी एरिड रीजन है। तो इसको लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात सूडान से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब यहां जब खार्तूम से जब ये आगे इस तरह से नील बढ़ती है और इस रेड सी के बीच में, ठीक है, ये वाला इलाका कहलाता है न्यूबियन डिजर्ट। न्यूबियन डिजर्ट, न्यूबियन लोग रहते हैं इसलिए इसको न्यूबियन डिजर्ट कहते हैं। अब न्यूबियन डिजर्ट के बारे में अगर आपने जान लिया है तो आपको एक और चीज जानना चाहिए, लेक नूबिया जानना चाहिए। लेक नूबिया सूडान के नॉर्थ में और इजिप्ट के साउथ वाले इलाके में। इसी को लेक नासर कहते हैं इजिप्ट में, और लेक नूबिया कहते हैं सूडान में। इसका ज्यादातर हिस्सा इजिप्ट में है, मतलब 80% से ज्यादा हिस्सा जो है इसका ये इजिप्ट में है, वहां लेक नासर बोलते हैं। और सूडान में इसलिए इसको लेक नूबिया बोलते हैं क्योंकि ये पूरा बेल्ट जो है नूबियन लोगों का है। तो इतनी बातें आपको सूडान के बारे में जाननी चाहिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या क्या युग्म दिए हुए हैं? युग्म दिए हुए हैं देश और घटनाएं। सोमालिया में कई वर्षों से सूखे की दशा है, सूडान में बाढ़ से पीड़ित स्थिति है, माली में आंतरिक गृह युद्ध है, और बुर्किना फासो में सैन्य तख्तापलट है। आपको बताना है कितने युग्म सही सुमेलित हैं। मैं जरूर कहूंगा कि ये घटनाएं आपको ध्यान पर रखनी चाहिए क्योंकि आजकल ऐसे सवाल बनते हैं। ये मैप पर मैं इसमें कुछ नहीं दिखाऊंगा। आपने सूडान के बारे में जान लिया, पिछले बार हमने सोमालिया के बारे में जाना था। धीरे धीरे हम पूरे एरिया को कवर कर रहे हैं। देखिए, पिछले ही एपिसोड में मैंने बताया था, एपिसोड 3 में, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा उस प्लेलिस्ट में जाकर, न्यूज इन मैप इन न्यूज प्लेलिस्ट में जाकर। सोमालिया में बीते 4 वर्षों में बारिश न होने के कारण लोग घर छोड़कर जा रहे हैं और अब तक 7.5 लाख लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। माली के बारे में मैंने बताया था, गाओ रीजन में आतंकवादी हमला हुआ, 42 सैनिकों की मौत हुई और वह यहां अशांति की स्थिति है। ठीक है, और बुर्किना फासो के बारे में आज जान लीजिए। बुर्किना फासो लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसके नॉर्थ वाले पूरे इलाके को, नॉर्थ ईस्ट से लेकर और वेस्ट तक माली ने घेर रखा है, बॉर्डर। ठीक है, माली, उसके बाद आइवरी कोस्ट, तो माली हो गया और बॉर्डर में इसके आइवरी कोस्ट हो गया, घाना, टोगो, बेनिन और नाइजर, ये इसको बॉर्डर बनाते हैं। ये अब तक पिछले 1.5 साल में 5वां अफ्रीकन कंट्री है जहां सैन्य तख्ता पलट हुआ है। ये लेटेस्ट सैन्य तख्ता पलट हुआ है यहां जनवरी 2022 में ही। ठीक है, इसके पहले कहां कहां सैन्य तख्ता पलट हो चुका है? इसके पहले माली में सैन्य तख्ता पलट हो चुका है, सूडान में भी सैन्य तख्ता पलट हो चुका है, गिनिया में सैन्य तख्ता पलट हो चुका है। ठीक है, और बुर्किना फासो में अभी अभी हुआ है, और चाड में भी सैन्य तख्ता पलट हो चुका है। ठीक, देखिए, तो सोमालिया कई वर्षों से सूखे की दशा है, बारिश ना होने के कारण। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। सूडान में आपने देख लिया, बाढ़ से पीड़ित स्थिति है। माली में आंतरिक गृह युद्ध, गाओ रीजन ध्यान पे रखना है। ठीक है, बुर्किना फासो में सैन्य तख्ता पलट। कितने युग्म सही सुमेलित हैं? सभी चारों युग्म इसमें सही सुमेलित हैं। हाल ही में केन्या में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ। 9 अगस्त को संपन्न यह चुनाव पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा और उपराष्ट्रपति विलियम रूटो के बीच हुआ। जब चुनाव संपन्न हो गया तो ओडिंगा ने, जो कि विपक्षी नेता हैं, इसके रिजल्ट को मानने से इनकार कर दिया और देश के कुछ हिस्सों में हिंसा हुई और विरोध प्रदर्शन हुए। केन्या के बारे में समझते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं हम? केन्या की बाउंड्री। ठीक है, मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था, लेक विक्टोरिया होते हुए इक्वेटर इस तरीके से क्रॉस करता है केन्या और सोमालिया को। अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको जरूर देख लीजिए, तब जाकर एक पूरी समझ बनेगी। सोमालिया बॉर्डर इथोपिया बॉर्डर है। ठीक, साउथ सूडान यहां से बॉर्डर बनाता है, युगांडा बॉर्डर बनाते हैं, तंजानिया, यहां लेक विक्टोरिया वाला हिस्सा है ही। ठीक है,
इस साइड से यहां इंडियन ओशन से ये घिरा हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, सोमालिया, इथोपिया, साउथ सुडान, युगांडा, तंजानिया और इंडियन ओशन से ये घिरा हुआ है केनिया। ठीक है, केनिया में और क्या क्या चीजें जान लेनी चाहिए। केनिया में जो डिजर्ट है वो है चाल्वी डिजर्ट। माउंट केनिया यहां का हाईएस्ट पीक है, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सेकंड हाईएस्ट पीक है। सेकंड हाईएस्ट पीक है। पहला कौन सा है ये बताने की जरूरत है। माउंट किलिमंजारो कहां पर है, तंजानिया में। तो फर्स्ट माउंट किलिमंजारो है और सेकंड है माउंट केनिया। ठीक है, यहीं से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं टाना रिवर। अब यहां एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। टाना रिवर निकलती है एबरडेयर नेशनल पार्क के पास से, एबरडेयर हिल्स के पास से, और इसका जो ड्रेन है कहाँ है, इंडियन ओशन में। टाना रिवर से इसलिए नहीं कंफ्यूज होना है कि आपने लेक टाना भी पढ़ा है। लेक टाना कहाँ पे है, इथोपिया पे है, जहां से ब्लू नील निकलती है। और लेक टाना इथोपिया में होने के बाद टाना रिवर कहां पर है, केनिया की प्रमुख नदी है, जो केनिया से ही निकलती है और इंडियन ओशन में ड्रेन करती है। ये आपको जानना चाहिए। अब आइए, नैरोबी इसका कैपिटल हो गया, ये आपको पता ही है। मसाई मारा रिजर्व है यहां पर। लेक के बारे में आपको मैंने पिछले बार भी बताया था। लेक विक्टोरिया, जिसका बहुत कम हिस्सा केनिया में है, सबसे ज्यादा हिस्सा इसका तंजानिया में है और नॉर्थ में युगांडा में है। तो 3 देशों के बीच में ये लेक विक्टोरिया है, जिससे व्हाइट नील निकलती है। कौन कौन सा है, तंजानिया, युगांडा और केनिया। केनिया में सबसे कम हिस्सा है। एक और लेक आपको जो बहुत जरूरी है जानना, वो है लेक तुर्काना या फिर लेक रुडोल्फ जिसको बोलते हैं। लेक तुर्काना इसका नाम है, यहां लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, लेक तुर्काना इथोपिया के बीच में, बहुत थोड़ा सा इथोपिया से मिला हुआ है, और बाकी केनिया में सबसे ज्यादा मेजर पार्ट इसका केनिया में है। तो केनिया इथोपिया के बीच में ये लेक तुर्काना है, इसको भी आपको याद रखना है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट लेक है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी जानकारी आपको काफी होगी केनिया के बारे में। चलिए, अब क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी 2020 में कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदी मेकोंग कहां जाकर मिलती है, अंडमान सागर, थेम्स आयरिश सागर, वोल्गा कैस्पियन सागर, जम्बेजी हिंद महासागर, और पूछ दिया था कि कौन सा से सही सुमेलित है। आइए हम भी एक ऐसा ही क्वेश्चन बना ले। नदी वोल्गा, नील, टाना, नाइपर में जाकर मिलती है काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, कैस्पियन सागर। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है या है। ठीक है, आइए देख लें। वोल्गा कहां से निकलती है और कहां की नदी है। वोल्गा रशिया से निकलने वाली नदी है, वल्दाई हिल्स से ही निकलती है। और वल्दाई हिल्स से ही एक और नदी निकलती है जिसके बारे में पिछले एपिसोड में चर्चा हुई थी। उस नदी का नाम है नाइपर। देखिए, तो जो वोल्गा है ये जाकर गिरती है कैस्पियन सागर में, ड्रेन होती है। और नाइपर रिवर वल्दाई हिल्स से निकलती है, बेलारूस में एंटर करती है, बेलारूस में जाकर यूक्रेन को लगभग 2 हिस्सों में बांटती है और आकर कहां गिरती है, ब्लैक सागर में। ठीक है, तो यूक्रेन वाला मैंने पिछली बार जब बताया था, आपको बताया था कि यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, वो इसी नाइपर रिवर के तट पर है। ठीक है, और ये लगभग 2 हिस्सों में यूक्रेन को बांटती है। और कहां ड्रेन होती है, नाइपर, जाकर ब्लैक सी में ड्रेन होती है। नेक्स्ट, नील के बारे में पूछा है। नील के बारे में मैं इतनी बार बता चुका हूं कि अब बताने का कोई मतलब नहीं है। नील आपको पता है कि खार्तूम में, ये सूडान के खार्तूम में ब्लू नील के साथ और व्हाइट नील के साथ यहां पर मिलती है, और नील जाकर इस तरीके से कहां ड्रेन होती है, भूमध्य सागर में। ठीक है, तो अब मिला लीजिए। वोल्गा काला सागर नहीं, वोल्गा कहां है, कैस्पियन। नील भूमध्य सागर, बिल्कुल ठीक है। टाना आपने देख लिया है, टाना कहां की नदी है, केनिया की, और कहां ड्रेन होती है, हिंद महासागर में, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। और नाइपर कैस्पियन सागर, यहां गलत है, ब्लैक सी। तो ये गलत है और ये गलत है, मतलब 2 और 3 सही दिए गए हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, आंसर बी
केवल 2 और 3। चलिए नेक्स्ट। इस सप्ताह विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना की यात्रा पर रहे। इस दौरान उन्होंने पराग्वे स्थित एक स्थल का उद्घाटन किया। तो आइए पराग्वे देखते हैं। पराग्वे कहाँ कंट्री है? पराग्वे है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है। तो इस साइड क्या है? इधर नॉर्थ पैसिफिक है, साउथ पैसिफिक है इसके वेस्ट में, और साउथ में, मतलब मैं पूरे रीजन की बात कर रहा हूं, साउथ पैसिफिक किसके सामने पड़ेगा? साउथ अमेरिका के। और ये है अटलांटिक। अटलांटिक भी 2 हिस्सों में बटा है, ऊपर नॉर्थ अटलांटिक है और नीचे दक्षिण में साउथ अटलांटिक है। ठीक है, चलिए पराग्वे के बारे में जानना है। ये है कि पूरे साउथ अमेरिका में 2 ही ऐसी कंट्रीज हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, जिसमें से एक है पराग्वे और दूसरा है बोलीविया। बाकी सारे कंट्री किसी न किसी कोस्ट से लगे हुए हैं। तो पहला तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। देखिए कौन कौन से कंट्री हैं। एक तो पराग्वे लैंडलॉक्ड कंट्री है, सिर्फ 3 कंट्रीज के बीच से बॉर्डर बनाता है। एक तरफ इसके ब्राजील है, दूसरी तरफ बोलीविया है और तीसरी तरफ अर्जेंटीना है। यहां जो सबसे गौर करने वाली बात है वो क्या है? सबसे गौर करने वाली बात है कि अर्जेंटीना ने पराग्वे को साउथ में और जो इसका साउथ ईस्ट है इस तरीके से कवर कर रखा है। कवर मतलब ब्राजील और पराग्वे में के बीच में ये अर्जेंटीना का पार्ट है। इसको हमेशा ध्यान पर अगर नहीं रखेंगे तो हो सकता है आपको जब मैप ऐसे दिमाग में एग्जाम में याद रखें तो याद करने पर आपको लगेगा कि उरुग्वे भी बाउंड्री साझा करता है पराग्वे से, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि पराग्वे और उरुग्वे के बीच में बाउंड्री नहीं साझा होती है, क्योंकि इसके बीच में अर्जेंटीना है। तो 3 ही कंट्री हैं, ब्राजील, बोलीविया और अर्जेंटीना। उरुग्वे नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी जो लैंडलॉक्ड कंट्री है वो है बोलीविया। बोलीविया की भी जो बाउंड्रीज हैं वो हैं एक तरफ से ब्राजील, एक तरफ से पेरू, एक तरफ से चिली और एक तरफ से अर्जेंटीना और एक तरफ से पराग्वे। मतलब बोलीविया 5 कंट्रीज से बॉर्डर साझा करती है और पराग्वे 3 कंट्रीज से बॉर्डर साझा करती है। ठीक है, दूसरी जो बात आपको देखनी है वो देखनी है कौन कौन सी नदियां हैं यहाँ पर। एक नदी है पराग्वे और एक नदी है पराना। ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं जब हम पराग्वे के बारे में बात कर रहे हों। ठीक है, पराग्वे जो नदी है वो ब्राजील से निकलती है और पराना भी ब्राजील से ही निकलती है। पराग्वे नदी हल्का सा यहाँ बोलीविया को टच करती है बॉर्डर और उसके बाद निकल जाती है। ठीक है, पराग्वे और ब्राजील के बीच में बॉर्डर भी बनाती है ये। और इसी के तट पर असुंसियोन है जो कि पराग्वे की राजधानी है। ठीक है, असुंसियोन से साउथ आने पर ये पराना में जाकर मिल जाती है। पराना इस तरीके से आ रही है यहां, और पराना में जब ये मिल जाती हैं तो आगे पराना नदी के नाम से ही आगे बढ़ती हैं। पराना नदी जाकर मिल जाती है यहां उरुग्वे रिवर में। कहां? बिल्कुल अर्जेंटीना के पास, कोस्ट के पास। और यहां इनके ये मिलकर रियो डे ला प्लेटा, रियो डे ला प्लेटा जो है वो बेसिकली एक एस्चुरी है। यहां पराग्वे नदी और पराना नदी मिलकर एक एस्चुरी का निर्माण करते हैं जो कि एक रिवर जैसा दिखता है। तो रियो डे ला प्लेटा बेसिकली वही है। उसको एस्चुरी कह लीजिए, कुछ लोग गल्फ कहते हैं या फिर रिवर कह लीजिए। ये रियो डे ला प्लेटा माउथ होती है, ड्रेन होती है अटलांटिक ओशन में। ठीक है, तो अगर कभी पूछ दे कि पराना ड्रेन होती है अटलांटिक ओशन में, अगर इस तरीके का क्वेश्चन बने तो वो भी सही होगा, या फिर रियो डे ला प्लेटा में ड्रेन होती है और रियो डे ला प्लेटा अटलांटिक में ड्रेन होती है, ये भी सही होगा। लेकिन समझ लीजिए इस पूरे को कि पराग्वे के जैसे नाइपर जो है वो यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांटती है और यूक्रेन की राजधानी नाइपर के किनारे है एकदम, वैसे ही पराग्वे 2 हिस्सों में लगभग बांटती है। और इसमें इसकी जो राजधानी है असुंसियोन वो पराग्वे नदी पर है। पराग्वे जाकर पराना में मिलती है। पराना और उरुग्वे एकदम अर्जेंटीना के पास जाकर मिल जाते हैं, एकदम कोस्ट के पास जाकर मिल जाते हैं, उरुग्वे और अर्जेंटीना के बॉर्डर के पास। और रियो डे ला प्लेटा में मिलकर कहाँ चले जाते हैं? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ड्रेन हो जाते हैं। अब देखिए निम्न में से किन राज्यों की सीमाएं ब्राजील से लगती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है।
इक्वाडोर, कोलंबिया, पराग्वे या फिर चिली। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और विकल्प पूछ रहा है 1 2 3, 2 3, 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 यानी चारों। तो ब्राजील के बॉर्डर्स देख लेते हैं। ब्राजील के बॉर्डर्स कौन कौन से हैं? 2 ही ऐसे कंट्रीज हैं जो ब्राजील से बॉर्डर साझा नहीं करते हैं पूरे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। कौन कौन से कंट्रीज हैं वो? पहला तो आप एकदम समझ जाएंगे कि वो चिली होना चाहिए, ठीक है। चिली जो है वो बॉर्डर साझा नहीं कर सकता है ब्राजील से। और दूसरा इक्वाडोर। बाकी आप सबको देखिए, सारे बॉर्डर साझा करते हैं। कैसे कैसे करते हैं? ऊपर नॉर्थ में देखिए, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सुरिनाम, फ्रेंच गुयाना, एक सीक्वेंस ये बन गया इसके बॉर्डर्स का। फिर पेरू, बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे। तो सारे कंट्रीज इससे बॉर्डर साझा करते हैं। यहां अर्जेंटीना फिर से ध्यान पर रखना होगा कि ब्राजील से यहां बॉर्डर साझा करता है, ठीक है। और सिर्फ 2 कंट्रीज जो बॉर्डर नहीं साझा करते हैं वो इक्वाडोर है और चिली है। तो इससे आपको बात एकदम स्पष्ट हो गई होगी। देखिए, इक्वाडोर नहीं करता, चिली नहीं करता, कोलंबिया और पराग्वे करते हैं। तो 2 और 3 इसका सही आंसर है। जर्मनी में राइन नदी सूखे के कारण अपने सबसे निचले स्तर पर है। यह यूरोपीय संघ की शीर्ष अर्थव्यवस्था जर्मनी के लिए एक आर्थिक संकट है। सूखे की यह दशा यूरोप में बढ़ रही हीट वेव की घटनाओं के कारण हो रही है। तो राइन नदी को देख लीजिए। राइन नदी जो है ये निकलती है स्विस आल्प्स से। स्विस आल्प्स, स्विट्जरलैंड में आल्प्स जो है वहां से निकलती है, आल्प्स के इलाके से। और फिर यहां आपको मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक कंट्री है जिसको बोलते हैं लिंक्टेनस्टाइन, ठीक। तो लिंक्टेनस्टाइन और स्विस का बॉर्डर बनाती है। यहां लिख देता हूं मैं, लिंक्टेनस्टाइन, ठीक। स्विस लिंक्टेनस्टाइन का बॉर्डर बनाती है राइन नदी। फिर ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड का बॉर्डर बनाती है इस तरीके से। फिर स्विट्जरलैंड और जर्मनी का बॉर्डर बनाती है, ठीक है। फिर जर्मनी और फ्रांस का बॉर्डर बनाती है, ठीक। फिर घुसती है जर्मनी में प्रॉपर, और जर्मनी में जाकर फाइनली ये नीदरलैंड में जाती है और रॉटरडम होते हुए नॉर्थ सी में ड्रेन होती है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, कहां से शुरू हुआ? स्विट्जरलैंड में आल्प्स वाले इलाके से, स्विस आल्प्स से निकलती है। सबसे पहले लिंक्टेनस्टाइन के साथ बॉर्डर बनाती है स्विट्जरलैंड का। फिर ऑस्ट्रिया के साथ बॉर्डर बनाती है स्विट्जरलैंड का। फिर जर्मनी के साथ बॉर्डर बनाती है स्विट्जरलैंड का। फिर स्विट्जरलैंड को छोड़ देती है। फिर स्विट्जरलैंड को छोड़कर जर्मनी और फ्रांस के बीच बॉर्डर बनाती है। और फिर फाइनली जर्मनी में एंटर करती है। और जर्मनी में एंटर करके नीदरलैंड्स होते हुए, रॉटरडम शहर है जो, वहां से होते हुए निकल जाती है नॉर्थ सी में। ये इसका पूरा फ्लो है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण जगह हैं इस पर, इसी के किनारे। बेसल, जानते हैं आप बेसल कन्वेंशंस? तो बेसल जगह जो है वो इसी के किनारे है। बॉन इसी के किनारे है, यहां पर जर्मनी में। एम्स्टर्डम इसी के किनारे है, ठीक है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण जगह हैं। स्ट्रासबर्ग इसी के किनारे है। ये सब महत्वपूर्ण जगह हैं जो आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित यूरोपीय देशों पर विचार कीजिए। जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड, नीदरलैंड, स्पेन। किन देशों की तटीय सीमाएं उत्तर सागर से लगती हैं? आइए देख लेते हैं उत्तर सागर को, क्योंकि उत्तर सागर में राइन ड्रेन करती है। तो उत्तर सागर के पूरे लोकेशन को समझिए। यह है नॉर्थ सी। हमने देखा कि नीदरलैंड से होके यहां ड्रेनेज होता है किसका? राइन का। अब देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड्स, फ्रांस, ठीक है। इधर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ये सारी कंट्रीज जो हैं ये नॉर्थ सी के साथ इनका कोस्ट लगता है। मैंने ये क्यों कहा कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, मैंने यूके क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको कि यूनाइटेड किंगडम में 4 कंट्रीज हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स जो कि इसके वेस्ट में है,
और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये चारों को मिलाकर हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अगर नॉर्दर्न आयरलैंड को हटा दीजिएगा तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को मिलाकर कहेंगे ग्रेट ब्रिटेन। इसलिए जब नॉर्थ सी के तट की बात होगी तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ही इसमें अपना तट साझा करते हैं। वेल्स इसके तट पर नहीं है और नॉर्दर्न आयरलैंड इसके तट पर नहीं है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, यहां बेल्जियम छूट रहा है एक, फ्रांस और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ये कंट्रीज जो हैं ये नॉर्थ सी के साथ अपना तट साझा करती हैं। इसमें ऑप्शन में देख लीजिए कौन कौन सा है। जर्मनी, फ्रांस तो करते ही करते हैं, फिनलैंड नहीं करता, नीदरलैंड करता है, स्पेन नहीं करता, यानी 1, 2 और 4 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आज मेरे ख्याल से समय पर्याप्त हो गया है और आज मैं कोई आपको अभ्यास प्रश्न नहीं दे रहा हूं। उसकी वजह यह है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा है कि अगर आप चाहते हैं कि स्टडी IQ IAS चैनल पर जो भी 2-3 वीडियोस गए थे, 2-3 वीडियोस मैप वाले, अगर आप चाहते हैं उनको देखना तो मैं संडे से उसको शुरू करूंगा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ। जब वो 2 वीडियो 3 वीडियो जो भी होंगे वो आ जाएंगे, उसके बाद मैं शुरू करूंगा, फिर नए सेशन की शुरुआत करूंगा और तब आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए। अगर ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा हो तो बिना हिचकिचाए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसका PDF, मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि पिछले एपिसोड से मैंने PDF देना शुरू कर दिया है। अमृत उपाध्याय 007, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको सर्च कर लीजिएगा, वहां पर आपको इसकी PDF उपलब्ध हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होती है। कैसा लग रहा है प्रोग्राम जरूर लिखिएगा। नमस्कार, ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए।